नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात में सुधार नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन की अवधि भी खत्म होने को है और फिर भी कोरोना के मामले कम नहीं हो पा रहे हैं। इसी के चलते राज्य सरकार दिल्ली में लगे लॉकडाउन को और भी एक हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है, क्योंकि व्यापारियों की तरफ से भी समर्थन सरकार को दिया जा रहा है। केजरीवाल सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है और इस पर आज फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 32% से भी ऊपर चला गया है। ऑक्सीजन का संकट लगातार बना हुआ है, बेड्स नहीं है, जिसके चलते फिलहाल सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। दिल्ली में 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए और चिंता की बात ये रही कि बीते एक दिन में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें दर्ज की गई। फिलहाल राजधानी में 93,080 मरीजों का इलाज चल रहा है और मरीज परेशान हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी परेशान हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से भी लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है मरीजों को। कोविड का इलाज कराने आया हूँ, बट यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, इमरजेंसी में भी। क्यों नहीं जाने दीजिए यार आप? ये तो पता नहीं, वहाँ पे वॉचमैन हमें कह रहे हैं कि अंदर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम क्या कहाँ जाएंगे बताइए। उनको ऑक्सीजन लेवल 60 अराउंड हो गया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं आप बताओ ना। देखा जा रहा है एम्बुलेंस रोकी हुई है यहाँ पे हॉस्पिटल में। यहाँ पे भैया क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं इमरजेंसी में डॉक्टर ही नहीं है, तो डॉक्टर कहाँ है आप बताइए मुझे। डॉक्टर की क्या ड्यूटी बनती है इस टाइम पे जब वो इमरजेंसी में नहीं है? कहाँ पे है वो? मेरे हस्बैंड एडमिट हैं इधर हॉस्पिटल में परसों से, और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनको इधर ही एडमिट किया हुआ है। तो क्या करंट सिचुएशन है? अभी थोड़ा से नॉर्मल है, ठीक है। जिस दिन लाई थी उस दिन बहुत ज़्यादा सीरियस थे और अब थोड़ा खा पी भी रहे और ऑक्सीजन मिल रही है। रात से नहीं मिली, मगर अभी मैंने देखा तो अभी तो लगी हुई है फिलहाल। मैम ऑक्सीजन की भी दिक्कत आ रही है, केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑक्सीजन की दिक्कत तो है, मगर किसी पेशेंट पे ऑक्सीजन है, किसी पे नहीं है। दिक्कत तो है ऑक्सीजन की, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत मर भी रहे हैं। और मैंने देखा नहीं ठीक हो गए कोई गया है, मगर बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। मैम ऐसी हालत हो गई है कि एम्बुलेंस को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे, नहीं, पेशेंट बाहर ही उतारो। और पेशेंट की नई हालत हो तो कैसे उतरेगा एम्बुलेंस में से? तो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हालत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे एक पेशेंट एडमिट हैं और मेरे साथ 2 और बुजुर्ग हैं जिनको कि अर्जेंट उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 70 लेवल है उनका ऑक्सीजन का और बेड अवेलेबल नहीं है पूरी दिल्ली में। हम लोग सर्च कर चुके हैं और इस हॉस्पिटल से मुझे उम्मीद है, इन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल बेड्स को बढ़ाया जाए किसी भी तरह से और लोगों को बचाया जाए इस समय। बहुत बुरी हो रही है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बेड नहीं है, ये सिचुएशन हम लोगों को मिलके हैंडल करनी है, पर हमें बचाना है पहले लोगों को, रादर देन हम लोग ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहे हैं, इंजेक्शंस के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि हमें पता था कि कोविड के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाया? क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन क्यों नहीं पहले ये प्रिक्योर किया, जो कि पता है कि बेसिक है बचाने के लिए, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आज मैं भटक रहा हूँ, मैं 50,000 में इंजेक्शन खरीद रहा हूँ, मैं 1 लाख 1.25 लाख की मशीन ले रहा हूँ बचाने के लिए अपने पेशेंट को। तो क्या गवर्नमेंट नहीं करा सकती? क्या गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, पूरी पावर है, पर वही है कि सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं किया जा रहा, सिर्फ हम लोगों को भटकाया जा रहा है। आज मैं इस हॉस्पिटल के धक्के खा रहा हूँ, कल दूसरे के खा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, सबके पैसे भी दे रहा हूँ। मैंने 20,000 रुपये एम्बुलेंस को दिए रोहिणी से दिलशाद गार्डन लाने के। क्या गवर्नमेंट कुछ करेगी उसके लिए? मेरा पेशेंट मर रहा है तो मैं क्या देखूँ उस समय? तो कौन इसको मैनेज कौन करेगा सारी चीज़ों को? आज मैंने तो पे कर दिया 20,000, क्या गरीब आदमी दे सकता है? वो कहाँ जाए, वो किधर जाके मरेगा? इसी बीच रुक करेंगे सीधा इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ाया जा सकता है, लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 32% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और इसके अलावा अस्पतालों का बिना ऑक्सीजन के बुरा हाल है, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से
जो तीमारदार हैं, जो मरीजों के साथ जो परिजन पहुंचते हैं, वो किस तरीके से क्या कुछ कह रहे थे। वो साफ तौर पर यही बात कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं, कई गुना दाम बढ़ा करके ये चीज़ें जो है वो मिल पा रही हैं। और इसके लिए सीधा सीधा जो आरोप लग रहा है वो सरकार पर लग रहा है कि सरकार की तरफ से व्यवस्था जो है वो नहीं बनाई जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, भयावह हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो मुंबई की, महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो है वो कोरोना से है। मुरारी हमारे संवाददाता हमारे साथ वहीं से जुड़ चुके हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल महाराष्ट्र की, क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर के? महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव जारी है। अगर मुंबई की बात करें तो 5,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस पाए गए हैं, जबकि 71 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, और ऐसे में जिस तरीके से सारी चीजों की कमी देखी जा रही है, चाहे वो बेड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, वैक्सीन की कमी हो, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब डॉक्टर नर्स भी इसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो तमाम किल्लत के बीच में लगातार कोरोना का कहर यहाँ पर जारी है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है। हर संभव रोकने के लिए वो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। मरने वालों की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण मरीजों की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील हो रहे हैं, मनपा द्वारा उन्हें सील किया जा रहा है। जी मुरारी, इसके अलावा बीएमसी ने एक अहम फैसला लिया है, अस्पतालों में प्लांट वो लगाए जाएंगे जो बाहर की जो हवा है उससे ही ऑक्सीजन बनाएंगे। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक अस्पतालों को ये सुविधा मिल पाएगी? कब तक मरीजों तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाएगी? देखिए हितेंद्र, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई डेट जो है कि डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका ने ये तैयारी की है। मुंबई के बीके, माटुंगा, दादर, इन 3 इलाकों में प्लांट के जरिए वो ऑक्सीजन बनाकर अस्पतालों को मुहैया कराने की बात कही है, जिसे लेकर के मनपा कर्मचारियों द्वारा तो तमाम जो कार्य है वो भी शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति यहाँ पर खराब है, ऐसे में तत्काल प्रभाव में यहाँ पर सारी चीजें मुहैया करानी होगी, नहीं हितेंद्र हालात और बिगड़ जाएंगे, जिससे सुधार पाना काफी मुश्किल होगा। जी, इसके अलावा जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे महाराष्ट्र में, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? कब तक वो इंजेक्शन महाराष्ट्र की जनता तक पहुंच पाएंगे? कब तक वो मरीजों तक पहुंच पाएगी? उनकी पहुंच कब तक हो पाएगी वहां तक? देखिए हितेंद्र, बृहन मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जा रही कि जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन मिलती है वैसे महाराष्ट्र के उन तमाम जिलों में जो है उन तमाम वैक्सीन सेंटरों पर भेजा जाए। कोशिश यही होगी महाराष्ट्र सरकार की कि जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित है, चाहे वो महाराष्ट्र के नागपुर हो, पुणे हो, औरंगाबाद हो, अहमदनगर हो, या जिस तरीके से अब दुर्ग और जलगांव में जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, फैल रही है, उसे जो है प्राथमिकता सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन में दी जा सकती है। मुंबई के बोरीवली, अंधेरी और दादर एरिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो धारावी है, वहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कमर कसी जा रही है। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो स्थिति है वो भयावह होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में अलग अलग अस्पतालों से इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। चलिए इसी बीच सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि यूपी में भी है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आदेश जारी किए गए हैं यूपी सरकार की तरफ से। सभी मेडिकल कॉलेजों को प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किए हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति में लीकेज ना हो। आलोक कुमार जो कि सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है लीकेज ना होने पाए, मेडिकल संस्थान निगरानी समिति का गठन करें। इस बारे में भी उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल संस्थान जितने भी हैं एक
ऐसी कमेटी बनाएंगे जो ऑक्सीजन के खर्च पर नजर रखेगी। सरकार भी इस पूरे मसले पर नजर रखेगी। मरीज को सरकारी पत्र के अनुसार ऑक्सीजन देनी होगी। तमाम पाबंदियां जो है वो लगाई जा रही हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, ताकि ऑक्सीजन कम से कम खर्च हो सके, जितनी जरूरत है उतनी ही खर्च हो सके। लेकिन इन पाबंदियों के बीच कई ऐसे जरूरतमंद लोग भी होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और उनकी जान जाने का भी खतरा बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार सरकार की तरफ से इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। तो लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से, और अब ये यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार की तरफ से सभी मेडिकल संस्थानों को एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया गया है। अब कमेटी बनाई जाएगी ऑक्सीजन की खपत को लेकर के, जो नजर रखेगी, और सरकार की तरफ से भी अब ऑक्सीजन की खपत पर नजर रखी जाएगी। भले ही सरकारों की तरफ से, भले ही सरकार के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से ये कहा जाए कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जिस तरीके से ये फैसले लिए जा रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हर जगह पर देखने को मिल रही है। लगातार ऑक्सीजन की कमी या फिर बेड ना मिलना अस्पतालों में, मरीजों का तड़पना, मरीजों के लिए लगातार जो स्थिति बनी हुई है, और इसके अलावा कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो स्थिति बनी हुई है, वो पूरे देश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें हैं। और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गणेश तिवारी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। गणेश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल मध्य प्रदेश में किस तरीके से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है वहाँ? देखिए नितिन, सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में कोरोना की बात करें तो कोरोना जो है दिन प्रतिदिन मात दे रहा है। लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है किसी तरह से अभी हालांकि कोरोना के आंकड़ों में कमी नजर नहीं आई। लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में आंकड़ों की बात करें, जो बीती रात 24 घंटों में जो आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 12,918 केस जो है पॉजिटिव कोरोना के आए हैं। वहीं 104 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है मध्य प्रदेश में। वहीं अगर सबसे बड़ी राहत वाली बात करें तो जो राहत देने की खबर है, करीब 11,000 से ज्यादा लोग हालांकि कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर भी लौट चुके हैं। तो हालांकि दिन प्रतिदिन जो रेशियो है कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों का आने का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 27 से ज्यादा जो है जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं। लगातार जो है मध्य प्रदेश के 2 शहर जो हैं इंदौर और भोपाल, यहाँ पर भी आंकड़े जो है प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर काफी किल्लतें भी आ रही हैं, चाहे वो बेड को लेकर हो या फिर ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो या फिर इंजेक्शन, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो। तो लगातार कई ऐसी अनियमितताएं भी सामने आ रही, जहां पर जो है जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, परिजन हैं, वो भटक रहे हैं, बेडों के लिए भटक रहे हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब ज्यादा जोर दे रहा है, बेडों को जोर दे जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश की इंदौर की बात करें तो इंदौर एक पहला ऐसा जिला है जहां पर जो करीब 6,000 बेडों को अस्थायी रूप से आइसोलेशन के रूप पे वहां पर तैयार किया गया है, जहां पर लोगों का इलाज किया जाएगा जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव होते हैं। तो लगातार जो है सरकार भी अब प्रयास कर रही है, लेकिन अभी फिर भी जो कमियां हैं वो अभी हालांकि खल रही हैं, क्योंकि लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव जो आंकड़े हैं करीब पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 5 लाख के समथिंग पहुंच चुके हैं अब तक, और 5,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है अभी तक कोरोना की वजह से। और अभी वर्तमान की बात करें तो करीब 85,000 से ज्यादा लोग जो है कोरोना पॉजिटिव अभी भी एक्टिव है। ऐसे में हमारे पास करीब 50,000 से 60,000 ही मध्य प्रदेश में बेड उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं बेडों की किल्लत भी आ रही है, लोग होम आइसोलेट है, और होम आइसोलेट की वजह से उन्हें जो है वो उपचार नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें उपचार मिलना चाहिए। तो ऐसे में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। जी हितेंद्र। जी गणेश, लेकिन जो आंकड़े आपने बताए वो अपने आप में भयावह हैं, डराने वाले हैं, लेकिन आंकड़ों को अगर अलग रख करके देखा जाए, जो जमीनी हकीकत है अगर उसकी बात की जाए तो वो कितनी खतरनाक है? देखिए आंकड़ों को अगर हट के बात करें, जमीनी हकीकत की बात करें तो निश्चित तौर पर हितेंद्र देखिए, चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, वहां पर लाइनें लग रही हैं, वहां पर शवों को जलाने और दफनाने के लिए वेटिंग लग रही। तो हालांकि आंकड़े सरकारी आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, लेकिन स्थिति भयावह है पूरी तरह से, और लोगों को इस समय सतर्कता बरतने की बहुत बेहद ही जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, तमाम उन गाइडलाइनों को पालन करने की बेहद ही आवश्यक है।
चूंकि कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश या समूचे देश में पूरी तरह से भयावह नजर आ रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, क्योंकि आंकड़ों स्थिति जो वर्तमान स्थिति है अगर उसको देखें तो जो मौतों का आंकड़ा है वो शायद जो सरकारी आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा है। चूंकि जिस कदर जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज जो शमशान घाट है वहां पर जलती लाशें हैं, जो ये बयां करती हैं कि मध्य प्रदेश में किस कदर कोरोना की वजह से मौत हो रही है। और सबसे अहम जो अभी जो ज्यादातर मौतें हो रही हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो वो सबसे ज्यादा मौत जो है ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो रही है। एक ही दिन में एक ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 से 5 लोग और 5 से 10 लोग भी अपनी जानें गंवा देते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का उज्जैन हो, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे शहडोल हो या फिर इंदौर हो। तो सबसे ज्यादा मौतें अभी जो ज्यादातर हो रही हैं वो इलाज के अभाव में तो हो ही रही हैं, साथ ही भी सबसे अहम जो है ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार जो है खल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने कई जिलों के अस्पतालों में ऐसे ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगाए हैं जहां पर जल्द ऑक्सीजन की कमी को पूरा की जाएगी, लेकिन फिर भी अभी कई जगह ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नए मरीजों को यहां पर एडमिट नहीं किया जा रहा है। तो जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी पूरे मध्य प्रदेश में लगातार जो है खल रही है और लोगों की जानें जा रही है। जी गणेश, मध्य प्रदेश की सरकार कितनी सतर्क, कितनी तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि हालात इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने की संभावना जताई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से। जब प्रेजेंटेशन दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तो उसमें यह बताया गया कि स्थिति इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। उसके लिए कितनी तैयार नजर आ रही है सरकार, क्योंकि अगर अभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर है तो आगे क्या होगा? निश्चित तौर पर देखिए हितेंद्र, जो स्थिति है वो भयावह तो है ही है, लेकिन हालांकि अभी जो स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या है वो भी रही। जी जी गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो नए मामले सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा चिंता का विषय ये है कि बड़ी संख्या में अब मौतें भी होने लगी हैं। अभी तक इस बारे में वाहवाही लूटने का, वाहवाही बटोरने का काम सरकारें कर रही थी कि मृत्यु दर काफ़ी कम है हमारे देश में, लेकिन अगर अब मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर हालांकि अभी भी कम ही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से मरने वालों का जो आंकड़ा वो बढ़ रहा है वो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और कोरोना के मामलों में इतनी ज़्यादा उछाल जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आशंका जाहिर की गई है, जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों के संक्रमित होने की जानकारियां भी सामने आ सकती हैं, और इसके अलावा मरने वालों के आंकड़े में और भी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन गंभीर चिंता का विषय यहाँ पर यह बना हुआ है कि लोग बीमारी से तो मर ही रहे हैं, बीमारी के अलावा इलाज के अभाव में भी मर रहे हैं। लोगों को जो कोरोना संक्रमित हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, कि जिनको इंजेक्शन की ज़रूरत है उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत है वो अस्पताल में एडमिट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। और इस वजह से लोगों की अव्यवस्थाओं की वजह से लोगों की ज़्यादा मौत हो रही है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या भारत की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, वो पूरी तरह से चरमरा चुका है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल इस वक्त भारत के सामने है, क्योंकि अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता पंजाब के पटियाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के जो रोजाना ही आंकड़ा है बहुत ही डराने योग आ रहा है। जिस प्रकार से पटियाला डिस्ट्रिक्ट का जो आंकड़ा है 438 केस आए डिस्ट्रिक्ट पटियाला के और 7 मौतें भी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं रोजाना डराने योग आ रहे हैं, जिसको लेकर पंजाब सरकार द्वारा दिन एतवार का जो आज का दिन है वो मुकम्मल तौर पर जो दुकानें हैं वो बंद की गई है। इमरजेंसी सेवा, मेडिकल स्टोर हो गया, सब्जी की दुकान होगी, डेयरी की दुकान होगी, ये खुली है। तो कहीं ना कहीं सख्ती भी देखने को मिल रही है प्रशासन द्वारा पटियाला में। कोरोना महामारी का जो कहर है वो उसका जो आंकड़ा है रोजाना ही डराने योग देखने को मिल रहा है। जी
जी, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब पंजाब सरकार की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी ना रहे, उसको लेकर के प्लांट भी बंद करने की बात कही गई है। स्टील प्लांट पर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने की बात कही गई है। और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है पंजाब सरकार की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं ताकि आगे स्थिति जो है वो नियंत्रण में ही रहे? देखिए, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा जो नए फरमान जारी हुए हैं, जिसको लेकर जो वैक्सीन है उसका भी जो दौर है, गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले तक देखने को मिल रहा है। टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है और जो हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को ज्यादातर अवेयर किया जा रहा है, कुछ कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर भी पटियाला के सिविल सर्जन ने कहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है, जहां तक कि वेंटिलेटर की भी कमी नहीं है। मुकम्मल तौर पर पटियाला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जी, इसके अलावा अविनाश अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन की जो घोषणा वो सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन लोग उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते। देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो लोग इस फरमान की अनदेखी कर जानबूझकर बाहर नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर 188 की धारा तहत मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई लोगों के चालान भी काटे गए। जो कुछ लोग हैं शरारती अंसर बाहर निकलते हैं, तो धारा 188 के तहत उनके ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज कर रहा है पटियाला प्रशासन। जी, अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं, हालांकि लोगों की तरफ से अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं होते हैं, दिल्ली की तस्वीरों को देख करके जागरूक नहीं होते हैं, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को देख करके जागरूक नहीं होते हैं, तो क्या कुछ स्थिति होगी पूरे देश भर में वो समझी जा सकती है। क्योंकि ये आशंका जाहिर की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो एक भयावह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और इससे भी ज़्यादा कोरोना का कोहराम जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर यही स्थिति रही, यही हाल रहा, तो कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से और भी बढ़ेंगे, इस बारे में आशंका जाहिर की गई है। और इसके लिए हमारे देश के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, संसाधन नहीं है कि कोरोना के बढ़ते हुए इस कोहराम से निपट सके अच्छे तरीके से। हालांकि बाद में एक संदेश जरूर दे दिया जाता है कि हम मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन चलिए इसी भी शुरू करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं दिल्ली के अस्पताल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन की काफी कमी है। पेंटोमेड अस्पताल में सुबह 11 बजे तक का ही ऑक्सीजन है। कुछ देर बाद यानी कि इस अस्पताल में 50 मरीज जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनकी जान खतरे में पड़ सकती है अगर ऑक्सीजन ना मिली अस्पताल को। तो एलएनजेपी में भी करीब 2 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों की यही स्थिति है। हालांकि ये भी जानकारी आई है कि सर गंगाराम अस्पताल में करीब 10-11 घंटे तक की जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसका प्रबंध हो गया है, ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँच गई है। लेकिन अलग अलग अस्पतालों का ये हाल है कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो अस्पताल के प्रबंधक हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अस्पतालों के, उनकी तरफ से इस तरीके की जानकारी दी जा रही है कि करीब 50 मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऑक्सीजन की कमी है। एलएनजेपी में भी करीब 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेंटोमेड अस्पताल में सुबह 11 बजे तक का ऑक्सीजन खतरे में, 50 जान जो है वो पड़ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाए कि अस्पतालों को फिलहाल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कितनी बड़ी संख्या में अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो पूर्ति नहीं कर पा रही है सरकार। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहीं अब रामनगरी का रुख करेंगे। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है अयोध्या में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन वहां पर भी लगाया गया है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल? देखिए इधर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना कोविड-19 अपना पूरी तरीके से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। धर्म नगरी अयोध्या में
पर डे 100 से 200 तक के कोरोना के मरीज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना से मौतों का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जिस तरीके से अभी भी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर के दिक्कतें बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही ऑक्सीजन को लेकर के टैंकर आ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं फॉल्ट रामनगरी में भी ऑक्सीजन को लेकर देखा जा रहा है। अनुज कुमार झा जो डीएम है यहाँ के, उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही थी उस पर भी लगाम लगाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। हितेन जी गौरव, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्या वाकई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है या फिर कालाबाजारी की वजह से ये किल्लत जो है वो दिखाई दे रही है, मरीजों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? जैसे जिस तरीके से पहले कालाबाजारी काफी चरम सीमा पर थी, लेकिन जब से योगी सरकार ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो कालाबाजारी उस पर रोक लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं रोक लगाया गया है। और जो मरीज है जिसको ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है, उसको ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। लेकिन पहले ऑक्सीजन कुछ लोगों को नहीं आवश्यकता थी, तभी भी स्टोर करके लोग जो है गैस सिलेंडर रख लेते थे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन काफी अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऑक्सीजन का फॉल्ट देखने को मिल रहा है। कितने मरीज हैं जिनकी जान फिलहाल खतरे में दिखाई दे रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से? तरीके से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो धर्मनगरी अयोध्या में 2 से 3-4 जो है मरीजों की जान जा चुकी है। और अगर हम बात करें तो वहाँ के जो परिजन है उनका सीधे तौर पर आरोप है कि हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन की कमियां देखी जा रही हैं, गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन पहले की स्थिति अगर अब देखी जाए तो कहीं ना कहीं सुधार धीरे धीरे होता नजर आ रहा है। आने वाला समय जो रहेगा ऑक्सीजन पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में धर्मनगरी अयोध्या में भी हो जाएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं फॉल्ट थोड़ा बना हुआ है। जी गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी ख़तरनाक बनी हुई है। जगह जगह पर ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसी के चलते अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की बात भी सामने आ रही है। और अस्पतालों के सामने जो एम्बुलेंस है वो लाइनें लगा करके खड़ी हैं। मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं अस्पताल, क्योंकि अस्पतालों में ना बेड है, ना ऑक्सीजन है और ना ही इंजेक्शन जो है वो पूरी तरह से मिल पा रहे हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि सरकारों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारें फिलहाल असफल ही दिखाई दे रही हैं। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है कि ऑक्सीजन अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो मुहैया करवाएं दिल्ली के लोगों की, ताकि जान बचाई जा सके। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो हर राज्य से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो। ऑक्सीजन की कमी की खबरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक स्थिति जो है वो बनी हुई है देश भर में। हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन इसी वजह से लगाया गया था ताकि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके, लेकिन लॉकडाउन की जो अवधि है वो पूरी होने को है। आज का ये दिन आखिरी दिन बचा हुआ है लॉकडाउन का और आज एक ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लॉकडाउन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के लोगों का समर्थन भी कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है केजरीवाल सरकार को। तो लगातार जिस तरीके से देश में स्थिति जो है वो नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं, इंजेक्शन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे आगे भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।
का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना से मचे हुए त्राहिमाम को लेकर के। लगातार जिस तरीके से दिल्ली से खबरें सामने आ रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद सामने आ करके बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से बुरा हाल हुआ है कोरोना की वजह से, और लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन का भी कोई ज़्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि कोरोना का जो संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा था उस पर ज़रूर एक बार के लिए थोड़ी सी लगाम लगी है, लेकिन मामले उसी रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मामले सामने आ रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, तड़प तड़प करके लोग मर रहे हैं। और एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया था और उसकी अवधि पूरी हो चुकी है। आज का आखिरी दिन है। कल सुबह तक ये जो लॉकडाउन है वो लगाया गया था और इसके लिए आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली में मरीजों की जो स्थिति है, डॉक्टर्स जो रो रो करके कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर नेपाल, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। नेपाल जी, क्या कुछ समझा जाए फिलहाल की स्थिति को देखकर के? आपको क्या कुछ समझ आता है, क्योंकि लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, सरकारों की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही है, भले ही लाख कोशिशें की जा रही हो, लेकिन लोगों की जान जा रही है, लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा। सर देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े देश में जहाँ इतने संसाधन थे, हमने समय रहते अपने आप को चेताया नहीं। ये महामारी है, सारी दुनिया में है, लेकिन जो महामारी अब देश फेस कर रहा है उसका 50% जो है महामारी में कंट्रीब्यूशन हमारे राजनेताओं का है, जिनकी ये अति आत्मविश्वास जो है उनको लेकर डूबा है। यदि समय रहते इस पर काम किया गया होता तो ये आज दिन ना देखने पड़ते। मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा है कि मुर्दों के अंदर मुद्दों की राजनीति हो रही है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा कड़ा और बुरा वक्त नहीं देखा था। देखिए, जब महाराष्ट्र में लोगों जागना, सरकार को जाना था, तो सरकार ये निर्णय ले सकी कि हमको लॉकडाउन करना है या नहीं करना है। वो इसका इंतजार करते थे कि कहीं ठिकरा मेरे ऊपर ना फूट जाए। जब केजरीवाल को लॉकडाउन करना था तो तब वो ये इंतजार करते रहे कि ठिकरा मेरे ऊपर ना फूट जाए, उसके ऊपर चढ़ जाए। जब भाजपा को इस पर, ठीक है मैं मानता हूं चुनाव की एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, चुनाव को टालना बिल्कुल संभव नहीं था, क्योंकि यदि भाजपा चुनाव टालती तो उस पर यह आरोप लगता कि वो राष्ट्रपति शासन के थ्रू अपना चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन भाजपा कम से कम रैली को तो मिनिमाइज कर सकती थी, भाजपा कम से कम कुंभ के लिए तो अपील कर सकती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य और डुबिशियस कैरेक्टर रहा केजरीवाल का, जो सबसे बड़े अपना को, मैं कहता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य का हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं होता। मैं व्यक्तिगत किसी खिलाफत करने का विश्वास नहीं करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा बुरा वक्त यह हैगा कि इस बुरे वक्त में वो इसको इतना सेंसिटाइज कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास क्या किया, दिसंबर में उनको 3 प्लांट लगाने की परमिशन मिल गई थी, पीएम केयर फंड से पैसा मिल गया था, उन्होंने फंड क्यों नहीं लगाया? वो ऑक्सीजन के लिए उन्होंने अपनी तैयारी क्यों नहीं करी? सभी प्रदेश आज अपनी तैयारी कर रहे हैं, हेली सर्विस से उठा के ऑक्सीजन ला रहे हैं, सब जगह से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। आज तक उसने कोई इसके बारे में बात नहीं करी। उसके कहा वो जो है मोहल्ला क्लिनिक चले गए दवाई बांटने के लिए, क्यों उन्होंने सरकारी अस्पतालों में अपनी मेडिसिन पहले से लाके नहीं रखी? आज भी केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी, ठीक है मैं भाजपा का विरोध भी करूंगा, लेकिन मैं दूसरी बता दूं विपक्ष पार्टी का, आज भी उन्हें किसी ने यह अपील नहीं करी कि साहब जो है किसान आंदोलन को अपना विड्रॉ कर लेना चाहिए, इस टाइम और एक नई महामारी हो सकती है, इसके बाद 6 महीने बाद फिर आ जाना, कोई बात नहीं आंदोलन करने के लिए। मेरा ये मानना है कि इस राजनीतिक सोच ने ही इस त्रासदी को और बढ़ाया है। इनको मानवता का, मैंने कहा मानवता के इनका कोई सरोकार नहीं रहा। लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के बिना और लोग अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एक दिन में बनकर नहीं आएगी। आपने संसाधन क्या जुटाया इसके लिए? आप कोई मुख्यमंत्री आज डेट में ऐड नहीं कर रहा सिवाय केजरीवाल के। क्या कह रहे हैं ऐड पे आके? इतना पैसा वो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करने में ला सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, अमूल डेयरी ने 10 दिन के अंदर अपने यहाँ एक प्लांट खड़ा कर दिया अपने अस्पताल के लिए। क्या केजरीवाल एक भी अस्पताल खड़ा नहीं कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। और वो कहेंगे साहब इसमें हमारे पास तो सरकार जो है वो एलजी चलाते हैं, तो एलजी से पूछने के लिए वो ऐड का पैसा लेने जाते हैं। जितना सबसे भारी ऐड आज की डेट में अरविंद केजरीवाल क्या बता रहे हैं उस बात के लिए? सिर्फ ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी महामारी आ गई है। अरे महामारी नहीं चाहिए, इसमें बताना नहीं चाहिए, तो सबको पता है, तुम क्या करो ये बताइए जाके। बिल्कुल, कहांगे आम आदमी के कार्यकर्ता, कहांगे वो ब्लड डोनेशन देने वाले, कहांगे वो मोहल्ला क्लिनिक वाले?
ये सभी प्रदेशों ने अपनी बहुत ही इसको वो अति आत्मविश्वासी हो गए, उन्हें लगा कि कोरोना चला गया, हमारे पास वैक्सीन आ गई। देखिए कितनी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वैक्सीन 500 रुपए की लगेगी, 600 रुपए की, इस पर बहस हो रही है। रेमडेसिविर 60,000 की मिल रही, इस पर कोई बहस नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर नेपाल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अब मौत पर अब व्यापार हो रहा है, क्योंकि चाहे वो वैक्सीन की बात हो या फिर इंजेक्शन की बात हो, वैक्सीन के भी दाम इस तरीके से बढ़ा दिए गए हैं। 1200 रुपए तक करके एक वैक्सीन के दाम जो है वो तय कर दिए गए हैं, और इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। मरीज ये कह रहे हैं कि अगर हमें कालाबाजारी में 50,000 या 1 लाख रुपए तक में इंजेक्शन मिल सकता है, तो सरकार क्यों नहीं प्रोवाइड करवा सकती है इंजेक्शन? देखिए, इंजेक्शन का अपना एक उत्पादन का अपना एक लिमिटेशन होती है। अब उसी उत्पादन को सरकार वो जो है कंपनियां बांट लेंगी, चाहे उसको ब्लैक में बांट लें या सरकार के थ्रू बांट लें। कालाबाजारी रोकना सबसे पहला प्रदेश सरकार का काम है। प्रदेश सरकार को सबसे पहले इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि मैं कालाबाजारी कैसे रोक सकता हूँ, ऑक्सीजन की हो चाहे इसकी हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं पता कि जो 600 रुपए की वैक्सीन या 1200 रुपए की वैक्सीन उसमें मिलेगी प्राइवेट अस्पताल में। मैं समझता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति जिसको 1200 रुपए की वैक्सीन लगवाने में दिक्कत आ रही है। प्राइवेट अस्पताल में वही जाएगा जिसके पास 1200 रुपए हैं, और लगवाने दीजिए ना उसको। बिल्कुल। आपको इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आप इस पर बात करिए कि ऑक्सीजन प्लांट कितनी जल्दी लग सकते हैं देश के अंदर। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया इस बात के लिए। अरे राजीव गांधी फाउंडेशन के पास बहुत बड़ा ट्रस्ट है, पैसा है, एक रायबरेली में प्लांट ही लगवा दे। कुल 48 लाख रुपए का प्लांट आता है आज की डेट में, जो 85 बेड को सपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन के लिए। किस नेता ने, इतने बड़े राष्ट्र नेताओं के नाम से हमारे ट्रस्ट हैं, उनमें खरबों रुपया हमारे पास रखा है, क्यों नहीं सभी राजनेता अपने ट्रस्ट को निकाल, चाहे वो भाजपा हो या गैर भाजपा हो, या बसपा हो या सपा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर नेपाल के बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारी जो राजनीतिक सोच है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अति आत्मविश्वास हमारे नेताओं में रहा कि हम कोरोना पर काबू पा चुके हैं इस तरीके का, और तमाम जो कार्यक्रम है वो किए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, उसकी वजह से आज ये हालत हो गई है दिल्ली की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें दे दीजिए। अलग अलग राज्यों में भी तो सर यही हाल है, चाहे वो यूपी की बात करें या एमपी की करें या महाराष्ट्र की करें, हर जगह पर ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, सिंबॉलिक सभी अपने अपने तरीके से करते हुए दिखना नजर आते कि हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखे। हम लेटर लिख रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश कर रहा है। और विशुद्ध रूप से मैं ये कहूंगा, सब जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं राजनीति कर रहे हैं बजाय कुछ करने के। अगर ऐसा कुछ प्लान था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी कोई प्लान है इस सुनामी से लड़ने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए, कहाँ सरकार ने प्लान पेश किया? उन्होंने कुछ समय दे दो। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक कोई प्लान नहीं है सरकारों के पास कि भी किस तरीके से हम इस सेकेंड वेव से लड़ेंगे और किस तरीके से जनता को राहत पहुंचाएंगे। तो उसी का परिणाम है कि कुछ समय बाद दोबारा सुनवाई होगी, तब वो प्लान, यानी अभी जो एक रोड मैप तैयार करते हैं वो रोड मैप ही नहीं है। तो लड़ाई को जीता कैसे जाएगा, लड़ाई को लड़ा कैसे जाएगा? फिर तो इसी तरीके से लड़ा जाएगा। मैंने चिट्ठी लिख दी है, प्रधानमंत्री कहेंगे मैंने राज्यों को कह दिया है, राज्य कहेंगे हमने प्रधानमंत्री को कह दिया है। यानी एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश की जाती है। और जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और दिल्ली सरकार जो काम करती है सीमित अधिकारों के साथ काम करती है। लेकिन जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, अगर सरकार की प्रायोरिटी हो तो 2-3 दिन में भी ऑक्सीजन प्लांट या लगाए जा सकते हैं और उसका उत्पादन किया जा सकता है। एक राज्य में ऑक्सीजन का कोई प्लांट ही नहीं है, ये बहुत बड़ी विडंबना एक राज्य के लिए बिल्कुल होती है। और उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि दिल्ली में आए दिन मौतें हो रही हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में भी 25 लोगों की मौत हो जाती है और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, आपको एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली के कुछ डॉक्टर्स हैं, वो कुछ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। चलिए,
फिर से, लेकिन जिस तरीके से आरबी उपाध्याय जी आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन का एक प्लांट तक नहीं है दिल्ली में, कि अपने आप में पूरी विडंबना है। और डॉक्टर नेपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर नेपाल, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि नेशनल प्लान क्या है, हमारे पास ना केंद्र सरकार के पास वो प्लान है, न किसी सरकार के पास, किसी राज्य सरकार के पास वो प्लान है। कैमरों के सामने आकर के बार बार कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, एक तूफान है, ऐसा दुश्मन है, अदृश्य दुश्मन है, इस तरीके की बातें तो कही जाती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कहें या फिर किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री कहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी होते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ भी जुटती है। इस तरीके के प्रोग्राम हमने देखे हैं। तो इसके लिए अब क्या समझा जाए? क्या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है, कोई इस तरीके का कोई प्लान नहीं किया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके? बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, जब कोई भी आपदा आती है और आपदा एक त्रासदी में भी बदल जाती है, तो उस टाइम जो भी सुपर पावर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, उनको कभी कभी अपने जुडिक्शन से थोड़ा बहुत बाहर भी जाना पड़ता है। नंबर एक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय देना चाहिए था कि नहीं, ये आस्था का प्रश्न नहीं है, जीवन का प्रश्न है, कुंभ मेला नहीं हो, चुनाव में रैली नहीं होगी। चाहे चुनाव आयोग ने दे दिया, चुनाव आयोग को भी कहीं ना कहीं आंसरेबल है। चुनाव आयोग इतना भी स्वतंत्र नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती। आप रैली नहीं करेंगे, जुलूस निकालेंगे, 6 चुनाव कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई संवैधानिक संकट नहीं था, ग्राम पंचायत चुनाव का, वो ग्राम पंचायत चुनाव करने चाहिए थे। ये तो बात इसकी है। दूसरी बात, यदि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई सेंसिटिव जज होता तो सबसे पहले उसको केजरीवाल को जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। वो इसलिए डाल देना चाहिए था कि जब दिसंबर में पीएम फंड से 3 प्लांट जाने के लिए पैसा भी रिलीज हो चुका, वो प्लांट आज तक क्यों नहीं गए? और यदि केजरीवाल ने उन प्लांट का प्रपोजल एलजी को भेजा था, एलजी ने उस पर परमिशन नहीं दी थी, या जिसने परमिशन नहीं दी थी, तो उसको भी जेल में डाल देना चाहिए था। एक को जेल में डाल देते तो आपको एक्शन से पता चल जाता, लोगों को डर होता। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर डाल देती है, वो उसके पास डाल देते हैं। जब पहली बार मोदी ने लगा था तो स्टेट कहती थी सारा सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। जब उसने पावर दी गई लॉकडाउन लगा तो उन्हें लॉकडाउन नहीं लगा, क्योंकि हम इसमें बुरा नहीं बनना चाहते थे लोगों के। अरे क्या सेंसिटिव थी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई। चलो वो ऑक्सीजन नहीं ला सकते थे, वो दवाई नहीं ला सकते थे, वो लोग जान नहीं बचा सकते थे, कम से कम गरीब विस्थापित लोगों को घर तक तो पहुंचा सकते थे। बिल्कुल, उनके लिए बस का अरेंजमेंट तो कर सकते थे, उनके लिए खाने का अरेंजमेंट तो कर सकते थे। आप आते हैं अपना 5-6 टीवी मीडिया पे आके अपना खबर देकर चले जाते हैं, मैंने पत्र लिख दिया, मैंने ये लिख दिया और मैं टीवी पर लाइव कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई हो। राजनीति का जितना गिरता स्तर है, चाहे वो सत्ता दल है या विपक्षी दल है, इतना गिरता स्तर मैंने नहीं देखा कभी दुनिया में कहीं पर। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, क्या अब लाशों पर राजनीति हो रही है? यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई इंतजाम हो रहा हो, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि सर लोगों की जान बच जाएगी। देखिए, कहीं कर कोई कुछ नहीं रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। अब मान लीजिए हम इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की रैलियों की बात करते हैं, पद यात्राओं की बात करते हैं, फिर कहते हैं भी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट। क्या नेताओं को नहीं दिख रहा था? जो लोग रैलियां कर रहे थे, जो लोग पद यात्राएं कर रहे थे, उन्हें नहीं दिख रहा है कि भीषण त्रासदी सेकंड वेव की शुरू हो चुकी है और विकराल रूप ले रही है? तो उनका भी कोई दायित्व था या नहीं था? उनका भी अपना दायित्व था कि जनहित में, पब्लिक के हित में, देश हित में, राष्ट्र के हित में, जिसके भी हित में कम से कम उन्हें भी दिख रहा था और वो लोग भी पहल कर सकते थे। हम भी एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं कि भी चुनाव आयोग क्यों? जो नेता थे उनको नहीं दिख रहा था, उन्होंने पहल क्यों नहीं की? उन्होंने क्यों नहीं एक आदर्श प्रस्तुत किया कि भाई नहीं, कोरोना महामारी है, बिल्कुल कोई रैलियां नहीं करेंगे? एक पहल की जाती। अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में हार का डर है, चलिए राजनेताओं को तो हार का डर है, वो तो इसलिए अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को किस बात का डर है? वो क्यों नहीं इस तरीके के कड़े फैसले ले पाए शुरुआत में? देखिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जहाँ जिम्मेदार है, वहाँ नेता भी जिम्मेदार है। संवैधानिक संस्थाएं जो कार्य करती हैं, आप देख रहे हैं, केंद्र जी मैं भी जानता हूँ और हमारे दर्शक भी समझते हैं, सरकारों के अंडर में ही काम करती। हम जरूर कह देते हैं कि भी संस्थाएं स्वायत्त हैं, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, कौन कितना स्वतंत्र है, ये किसी से छुपा नहीं है। भी हम बात अपने तरीके से कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हकीकत है और वो यही है। और देखिए, जब कोई प्लान ही नहीं होगा तो लड़ाई होगी कैसे? अभी तक तो हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम कह रहे हैं वो एलजी, हम कह रहे हैं वो केजरीवाल। भाई हर एक के सीमित एक शक्तियां हैं और हर एक की कैपेबिलिटी सीमित है
और सबसे बड़ा जो पूरे देश में जब एक सुनामी आती है तो कहीं ना कहीं केंद्र की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फर्स्ट वेव में आपने देखा होगा कि कोई राज्य नहीं था, कोई राज्य सरकारें नहीं थी, एक केंद्र था और माननीय प्रधानमंत्री थे, वही आइकॉन थे। वो कह रहे थे घंटी बजाओ, देश ने घंटी बजाई, थाली बजाई, दीपक जलाए। अरे क्या नहीं किया, जनता पूरा सहयोग करती है। अगर कोई जनता के लिए कर रहा है, जनता को ये महसूस होता है हाँ कि भी हमारे लिए कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है, जनता उसको सर माथे पर बिठाती है और उसके बातों का पालन करती है और उसी का असर भी होता है कि फर्स्ट वेव में इतनी त्रासदी नहीं झेलनी पड़ी थी। अब हमने विकेंद्रीयकरण कर दिया। देखिए, जहाँ 1 लाख केस थे वहाँ लॉकडाउन कंपलसरी हो गया था और लंबा लॉकडाउन कंपलसरी हो गया था। अब जब 3.5-4 लाख केस आ रहे हैं, सुनामी हो चुकी है, इतना जबरदस्त वेव आ चुकी है, सेकंड वेव, और आज हम टालने की कोशिश कर रहे हैं कि भी नहीं, वो राज्य देखे, वो केजरीवाल देखें या वो ममता देखे, क्यों देखे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति काफ़ी नाजुक जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर नेपाल, क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें ज़रूर की जा रही हैं, अभी क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल के बाहर जब मरीजों की जो बाइटें आती हैं, जो मरीज अपने जो मरीजों के परिजन होते हैं, वो जो कहते हैं, बड़ा डर लगता है सर। वो जब ये कहते हैं कि हमने अस्पताल से सिर्फ मुर्दों को जाते देखा है, किसी जिंदे को ठीक होकर के जाते हुए नहीं देखा। नहीं, मेरा फिर वही, मैं उपाध्याय जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझे उनकी बातों में पूरा विश्वास है, उनकी नीति में विश्वास है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है, ना केजरीवाल से ना मोदी जी से। लेकिन मैं फिर भी वही बात कहता हूं, यदि राजनेता कोई अपना धर्म का पालन नहीं करेगा तो संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो आंशिक स्वतंत्र हैं या पूर्ण स्वतंत्र हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। अब मैं आपको इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हूं कि इसी दिल्ली में एक तरफ बहुत बड़ा आपने लॉकडाउन लगाया हुआ है और इसी दिल्ली के एक बॉर्डर पर 20,000 आंदोलनकारी व्यक्ति बैठे हैं, वहां कोई लॉकडाउन का नियम नहीं है। तो वो क्या 20,000 व्यक्ति के लिए आपने ऐसा कौन सा चक्र लगा दिया कि वो बीमार नहीं होंगे, वो बीमार होकर अपने घरों में नहीं जाएंगे या अपने घरों में कोरोना नहीं फैलाएंगे? हमने क्या सुविधा करी इसके लिए? या तो उनके लिए कोई कंटेनमेंट जोन ऐसा बना दिया जाए, उसके अंदर एक बना जाए, उनकी सुरक्षा करे। वो 20,000 व्यक्ति 20 लाख व्यक्तियों को कंटामिनेट करेंगे, इस पर हमारी कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना इस पर कोई बात कर रहा। सोनिया गांधी जी बड़ी वरिष्ठ हैं, बड़ी समझदार हैं, वो कहते हैं हमारे परिवार ने बहुत देश के लिए दस के किया। राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट दुनिया का सबसे रईस ट्रस्ट में से एक ट्रस्ट माना जाता है। वो लिख रही है कि 600 रुपए का वैक्सीन नहीं बंटना चाहिए, वो उसमें 1600 का नहीं बिकना चाहिए। अरे भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट से थोड़ा पैसा दान कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है कि भाई राजीव हमारे परिवार ने बहुत दान किया। ये सब झूठ के बोल रहे हैं, जनता को बेकार है। जनता भी इसी के लायक है, जब उनको मुद्दे पे वोट देनी पड़ती है तब वो धर्म जाति बढ़ जाते हैं, तब वो अस्पतालों के लिए वोट नहीं देते हैं, तब वो सुविधाओं के लिए वोट नहीं देते हैं, तब वो डॉक्टरों के लिए वोट नहीं देते, तब जहां अस्पतालों के लिए, डॉक्टर्स के लिए वोट दिया, वहां का तो बुरा हाल है सर, वहां तो सबसे बुरा हाल है। कहा दिया? दिल्ली में अस्पतालों को लेकर के, स्कूल को लेकर के ये अपना एक मॉडल दिखाया गया। अब देश में दिल्ली में वोट दिया गया फ्री पानी के लिए, फ्री बिजली के लिए, फ्री राशन के लिए, अवैध कॉलोनी पर कब्जे के लिए। यदि अस्पताल होते तो अस्पताल, मैंने बताया ना, 3 प्लांट का पैसा भी रिलीज कर दिया गया पीएम केयर फंड के द्वारा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है दिल्ली सरकार के लिए। यदि केजरीवाल में इतना ईमानदारी है तो दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर नेपाल, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं सीधा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस बीच राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संकट पर राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ये अपील, राजनीतिक काम छोड़ करके सिर्फ जन सहायता करें, ऐसी अपील उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की है। राहुल गांधी ने, सिस्टम फेल, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी है। ये बड़ी बात राहुल गांधी की तरफ से देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है, उन्होंने ये बात कही है। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है, धर्म की बात उन्होंने करते हुए कहा है कि कांग्रेस का यही धर्म है कि लोगों की सेवा की जाए। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस बीच राहुल गांधी ने यह अपील की है सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि राजनीतिक काम छोड़ करके सिर्फ जन सहायता की जाए, लोगों की मदद की जाए, किसी भी तरीके से लोगों तक मदद मुहैया करवाई जाए। सिस्टम फेल हो चुका है, इसलिए जनहित की बात करना जरूरी हो गया है। आरबी उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर नेपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, 2 खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना का हाल जो देश में बना हुआ है। आरबी उपाध्याय जी, राहुल गांधी ने, बिल्कुल डॉक्टर नेपाल आप ही पहले प्रतिक्रिया दे दीजिए, अब जो राहुल गांधी ने ये अपील की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से।
जिस सिद्धांत पर कांग्रेस चलती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने खुद कहा था उच्चारण से आचरण महत्वपूर्ण है। यदि राहुल गांधी सबसे पहले अपील ये करते कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि वो अपने अपने घर चले जाएं और जब स्थिति सामान्य हो फिर धरना दें, मैं उनके साथ धरना बैठूंगा, मुझे अच्छा लगता। यदि राहुल गांधी ये कहते कि मेरे पास जो पार्टी फंड रखा है और जो मेरे पास राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में पैसा है, मैं इस पैसा सरकार को, देश को दान देने तैयार हूं, मेरे लोगों की जान बचाए तो मुझे अच्छा लगता है। हमने कहा केजरीवाल की तरह से हमने मुख्यमंत्री को लेटर लिख दिया है, हमने प्रधानमंत्री चिल्ला दिया है, ऐसे ही राहुल गांधी ने चिल्ला दिया, क्या फर्क पड़ गया इसमें? कल को मोदी भी चिल्लाएंगे इस तरह से। सबको आगाना चाहिए, सहयोग से काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। इससे किसी को ऑक्सीजन मिल जाएगी क्या? कांग्रेस कार्यकर्ता ऑक्सीजन ले आएगा क्या? कांग्रेस करता दवाई ले आएगा क्या? क्या करेगा कांग्रेस कार्यकर्ता? आरबी उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? राहुल गांधी ने यह अपील की है सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, क्या इस तरीके से सिर्फ अपील कर देने से काम चल जाएगा? देखिए, मैं कहता हूँ समथिंग बेटर देन नथिंग, एक इंग्लिश में कहावत है। जहाँ कुछ नहीं है, सब लोग राजनीति में लगे हुए हैं, वहाँ अगर कोई भी पार्टी का लीडर अपनी पार्टी के वर्कर्स को अगर इस तरह का संदेश देता है तो एक मैसेज तो जाता है। और मैसेज जब जाएगा, लोग मान लीजिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अगर बजाय राजनीति करने के जनता की सेवा करें तो मैं समझता हूँ कि जनता का भला होगा। एक दूसरे के दोषारोपण से, ये कहने से, ये सुनामी से लड़ने में जो हम कामयाबी की राह जो देख रहे हैं उसमें अड़चने आती हैं। हम सब लोग अपना तन मन धन से अगर बिल्कुल समर्पित भाव से और जनता के प्रति अगर हम कोई हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करें तो जनता को भी अच्छा लगेगा। कहिए कि तन मन धन, यहाँ पर सिर्फ मन दिखाई दे रहा है, न तन है न धन है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टियां, पैसे की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कमी नहीं, आए और जनता के हित में, देखिए अगर जनता का हित सर्वोपरि अगर मानती हैं पॉलिटिकल पार्टियां और जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत मानती है, उसका सम्मान करती हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को। तन मन धन दिखावे के लिए नहीं है कि मैंने एक ट्वीट कर दिया, मैंने एक चिट्ठी लिख दी या मैंने एक वर्चुअल मीटिंग कर दी और मैं कहूं कि बस मेरा कर्तव्य समाप्त हो गया। ये इस तरह का दौर नहीं। यहाँ बिल्कुल एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टियों को कि भाई एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन से कमी से नहीं मरेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं हर को ऑक्सीजन दूंगा, अच्छा लगेगा। डॉक्टर नेपाल, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है इन राजनीतिक लोगों से जो लाश पर भी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये लीड प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री को वही पुराना विश्वास दिखाना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं 10 दिन के अंदर सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे मुझे उसको एयरलिफ्ट करके लाना पड़े या चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन डॉक्टर नेपाल, वो तो गुस्सा हो जाते हैं इस बात को लेकर के, अगर कोई बातचीत में अगर कोई लाइव टेलीकास्ट कर दे तो उस चीज को लेकर के वो गुस्सा तो जरूर हो जाएंगे। देखो, लेकिन लाइव टेलीकास्ट तो मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। परंपरा के हिसाब से जो एक क्लोज डोर मीटिंग थी, उसको क्लोज डोर तक परंपरा को मानना चाहिए था। उसके बाद आप वक्तव्य दे सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसमें गुस्सा होने का उनका वाजिब रीजन भी है, केजरीवाल की गलती भी। लेकिन प्रधानमंत्री को इस समय पर जैसे पहले लीड ली थी वो आके ले, जो स्टेट नहीं बात मान रहा वो पूर्ण लॉकडाउन लगाते। यदि जरूरत है देश के मन लॉकडाउन लगाएं, और यदि इमरजेंसी लगाने की जरूरत है तो इमरजेंसी भी लगाएं देश में। सब जनता के साथ इस टाइम लोग मरना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोरोना से नहीं मर रहे हैं, आप कोरोना से उत्पन्न भय से, और सबसे बड़ा ये लग रहा है कि हमारा कोई देखने वाला ही नहीं है। उनको ये उम्मीद खत्म होगी कि हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई सरकारी तंत्र है, ना कोई अस्पताल है। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा जब ऑक्सीजन ही नहीं उसके पास में। बिल्कुल आरबी उपाध्याय, क्योंकि कुछ वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इस वक्त, मैं जब देखता हूं तो काफी डर लगता है। लोग ये कहते हैं जिनका कोई मरीज मर जाता है अस्पतालों में, वो ये कहते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर रोते हुए कि अस्पतालों में मत आइए, अस्पतालों में लोगों को मारा जा रहा है। अपने घर पर अगर कोई बीमार हो जाता है चाहे खुद गला दबा करके मार दीजिए, लेकिन अस्पतालों में मत लेकर जाइए, क्योंकि अस्पतालों में लोग लूट लेंगे, पैसा लूट लेंगे, लेकिन तुम्हें इलाज नहीं मिलेगा। अस्पताल में क्यों, ये मुझे बता दें। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और अभी तक कोई एक दवा जरूर अभी आई वो किया है, बाकी कोई दवा नहीं है। डॉक्टर और बेड और ये जो हालत है, बद से बदतर हालत अस्पतालों के हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जितेंद्र, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कोई जिम्मेदारी ले रहा हो, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है कि भी ये ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ या सामने वाला है। सब कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है और बिल्कुल एकदम अच्छा है और हम कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं वो दिख रहा है।
कि भाई ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, न बेड मिल पा रहा है, मरीज घूम रहा है, प्राइवेट अस्पताल पैसा जमा करवा रहे हैं, पैसा जमा करा, और जब दिक्कत आती है तो कहते हैं भैया ले जाओ अपने घर, हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन ले आओ। अब मरीज अपने घर में तो प्लांट लगा नहीं सकता हितेंद्र, कि वो अपने घर में ऑक्सीजन पैदा करके अस्पताल में ले आए, उन्होंने कहा भैया ऑक्सीजन में ले आया हूँ और मेरा पेशेंट है, इसको एडमिट। तो देखिए ये भी एक जो कहीं ना कहीं लोगों में अस्पताल में जो दौड़ जारी है, इस पर भी सोचना होगा लोगों को कि भी अस्पतालों में कुछ नहीं रखा है। अस्पताल से बेटर घर पर अगर आप रखते हैं तो कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, और आप अपने मरीज को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, और जो भी आपसे हो सकता है आप कर सकते हैं। अस्पतालों में जो हालात हो गए हैं वो बद से बदतर हालात हैं, मुझे कहने में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर नेपाल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार जो हालात बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति जो है वो फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सरकारें जो है वो सिर्फ दिखावा करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हकीकत में कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ताकि लोगों को बचाया जा सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।